ये सोचा कि माहौल थोड़ा ठंडा हो जाने दो, उसके बाद कुछ करते हैं। अगर बार बार साबरमती से प्रयागराज ले जा रहा है तो बीच में ही इस कॉन्वॉय को रोकने की और कुछ अपने पिता को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। बड़ी खबर झांसी से आ रही है कि एनकाउंटर जहां हुआ उस जगह से कारतूस मिला। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि कारतूस पुलिस की पिस्तौल से निकला या फिर असद या गुलाम की पिस्तौल से। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कारतूस को अपने कब्जे में तो ले लिया है। अब पुलिस की माने तो इन दोनों के पास, असद और गुलाम के पास सोफिस्टिकेटेड वेपन थे, तो ये कारतूस उसके लिए स्पेशलाइज्ड है, ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है। वहीं झांसी में ही परीक्षा डैम के पास अक्सर ज्यादा लोगों की आवाजाही नहीं होती है। ये इलाका बेहद सुनसान रहता है और इस इलाके में कैसे मुठभेड़ हुई, कैसे असद का एसटीएफ की टीम से सामना हुआ, बाइक लेकर असद कहां जा रहा था, इसके पूरे सीक्वेंस की एक रिपोर्ट सीधे ग्राउंड जीरो से आइए आपको दिखाते हैं। झांसी से प्रयागराज के रास्ते में यहीं से अतीक अहमद का काफिला गुजरा था और असद अपने पिता को यहीं पर छुड़ाना चाहता था। कल असद का एनकाउंटर होता है, वो मारा जाता है, उसके साथ उसका शूटर गुलाम भी मारा जाता है। ये आप हाईवे देखेंगे, यहाँ से प्रयागराज की दूरी 417 किलोमीटर है। यही वो रास्ता है जिस पर असद की नजर थी। लगातार वो पिछले कई दिनों से झांसी में डेरा डाला हुआ था और यूपी एसटीएफ को इनपुट्स मिले थे कि वो अपने पिता को छुड़ाना चाहता है और हमला कर सकता है काफिले में। आप देखेंगे इधर आसपास ये जंगल है, इस तरफ आबादी कम है। ऐसे में असद की योजना ये थी कि वो अपने गुर्गों के साथ मिलकर के इधर ही किधर छुप जाए, कहीं और चला जाए, झांसी के आसपास के इलाकों में चला जाए और उसका साथ गुलाम भी दे रहा था। और कल यूपी एसटीएफ जवाबी कार्रवाई में उसको मार गिराती है। असद के पास से विदेशी हथियार भी मिलते हैं। एक बार फिर से मैं आपको हाईवे की तस्वीरें दिखाती हूँ। दरअसल जहाँ पर झांसी पुलिस स्टेशन में अतीक अहमद का काफिला रुका था चाय नाश्ते के लिए, वहाँ की दूरी महज 5 से 7 किलोमीटर है। 1 घंटे के लिए काफिला रुका हुआ था और असद योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा था। और मैं अब आपको एनकाउंटर साइट पर भी लेकर के चलूंगी, क्योंकि यहाँ से हम 10 मिनट में उस एनकाउंटर वाली जगह पर पहुंच जाएंगे। अब हम जा रहे हैं बड़ा गांव की तरफ, जहां पर एनकाउंटर हुआ था, असद और गुलाम मारा जाता है। वहां पर किस तरीके से फायरिंग होती है और बाइक पर दोनों जाते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, वो एनकाउंटर साइट भी मैं आपको दिखाऊंगी। उसी हाईवे पर मैं मौजूद हूं जहां से अतीक अहमद का काफिला भी गुजरा था। साबरमती से लेकर के प्रयागराज का रास्ता इसी हाईवे से तय किया था और यहीं पर आगे जाकर के वो एनकाउंटर साइट भी है बड़ा गाँव में, जहाँ पर कई राउंड फायरिंग होती है। साइट पर मैं पहुंच करके एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से वहां पर इन दोनों पर शिकंजा कसता है। तो एनकाउंटर साइट पर हम मौजूद हैं और मैं आपको दिखाऊंगी कैसे कल मुठभेड़ होती है जिसमें असद और गुलाम मारा जाता है। आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी भी खून का धब्बा है। ये आप देख सकते हैं, ये स्पॉट है और यहीं पर बाइक पड़ी हुई थी, असद पड़ा हुआ था, गुलाम पड़ा हुआ था। यूपी एसटीएफ को कल ये बड़ी कामयाबी मिलती है और अभी यहाँ से चीजें क्लियर कर दी गई हैं, लेकिन अभी भी ये आप देख सकते हैं खून का धब्बा यहाँ पर है। इसके अलावा क्योंकि ये कच्चा रास्ता है, मेरे सहयोगी अनिल आपको दिखा रहे हैं, अभी भी जो गांव वाले हैं वो आकर के देख रहे हैं, क्योंकि कल काफी देर तक गोलियां चलती रहती है और ये गोलियों की तड़तड़ाहट से गांव वाले सहम जाते हैं और कई दिनों की लुका छुपी के बाद, कई दिनों तक भागने के बाद आखिरकार वो यूपी एसटीएफ के हत्थे चढ़ जाते हैं। यहाँ से अब बाइक को हटा दिया गया है और इसके अलावा दोनों के शव वहाँ पर पोस्टमार्टम हो रहा है। उसके बाद इनको दफनाया जाएगा, जो आगे की पूरी प्रक्रिया होगी। लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी ने जैसा कहा था मिट्टी में मिला दूंगा, वही हुआ। इस वक्त अखाड़ा में बड़ी खबर आ रही है। अतीक ने उमेश पाल के मर्डर की प्लानिंग करने की बात कबूली है। अतीक ने कहा है कि दिन दहाड़े मर्डर की प्लानिंग इसलिए की गई ताकि उसका खौफ बना रहे। अतीक ने कहा कि उसके कहने पर ही असद इसमें शामिल हुआ था और अशरफ ने शूटरों का इंतजाम किया था और शूटर से बरेली जेल में मीटिंग भी हुई थी। तो ये बात कि मास्टरमाइंड इस मर्डर का, जो न्यूज़ 18 इंडिया पर और अखाड़ा पर हम कहते आ रहे हैं कि नंबर 1 एक्यूज्ड अतीक अहमद उमेश पाल हत्याकांड में इसीलिए है क्योंकि प्लान उसी का था। साबरमती में बैठकर अपने भाई के साथ मिलकर उसने ये मैसेज भेजा, ये प्लानिंग कराई और वो सारी डिटेल्स
कि कैसे तीसरे बेटे असद को फिर उसने डांटा और कहा कि अब कुछ करो, और कहा कि कैसे करना है, शाइस्ता का इन्वॉल्वमेंट, ये सारी बातें आती हैं। अमित इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो अतीक अहमद मानता है कि दिन दहाड़े ये काम मैंने ही करवाया, मैंने ही प्लान किया, मैंने ही कहा कि इनको दिन दहाड़े मारो ताकि मेरा खौफ बना रहे, और ये अब फूट फूट कर रो रहा है। यही आदमी, इसके लिए कोई सिंपैथी नहीं होनी चाहिए। इसी ने अपने बेटे को मौत के रास्ते पे भेजा है। जी हाँ, बिल्कुल आनंद। फिलहाल इस वक्त जो अतीक अहमद और अशरफ दोनों लॉकअप में हैं। पूछताछ एक पहली राउंड की पूरी हो चुकी है और 3 घंटे की जो पूछताछ हुई है उस पूछताछ में अब अतीक अहमद ने ये स्वीकार किया है कि उसने अपने दहशत को बनाए रखने के लिए उमेश पाल की हत्या कराई थी। साबरमती जेल से उसने हरी झंडी दिखाई थी और जिस तरीके से उमेश पाल लगातार उसके खिलाफ मोर्चा खुले हुए थे और उसके बाद उसको लग रहा था कि उसका खौफ उमेश पाल की वजह से कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है प्रयागराज में, और प्रयागराज के लोग जाने कि अभी भी अतीक चकिया अभी भी है, और इसी वजह से उसने दिन दहाड़े बमबाजी कराई, दिन दहाड़े उसने गोली चलवाई और उमेश पाल की हत्या की। और इसके अलावा जो ग्राउंड जीरो पर अशद ने ही सभी शूटरों से को इकट्ठा किया था। अशद के कहने पर अशरफ से सभी शूटर जाके जेल में मिलते हैं। बाकायदे ये जो कॉन्स्पिरेसी थी, ये जो साजिश थी, ये साबरमती जेल से लेकर बरेली जेल और बरेली जेल से लेकर फिर असद तक, और फिर आखिरकार उमेश पाल की हत्या होती है। और ये पूरा कबूलनामा है। अब सूत्र हमारे ये बताते हैं कि जो 3 घंटे की पूछताछ हुई है, इस 3 घंटे के पूछताछ में इस बात का खुलासा किया है अतीक अहमद ने कि उसी के कहने पर फिलहाल अतीक अहमद एक बार फिर से रो रहा है, अपने भाई अशरफ को पकड़ के रो रहा है, और वो कह रहा है कि सब कुछ अब बर्बाद हो गया है। हम असद से कहां दफनाओगे, कहां हमारी असद से मुलाकात होगी। जी, असद से मुलाकात होगी। अब बहुत रो रहे हो। सबसे बड़ी बात, पिता ने अपने पुत्रों को उसी रास्ते पे भेजा जिसका अंत विनाश ही है, ये याद रखें। चलिए अब आपको बताते हैं कि अभी तक की जांच में जो सामने आया है उसमें पुलिस की थ्योरी क्या कहती है। कैसे 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में उमेश पाल मर्डर को अंजाम दिया गया, इस पूरे शूटआउट के पीछे किस किस का दिमाग था और उसकी पूरी प्लानिंग कैसे तैयार की गई। दरअसल पूरा खेल जो शुरू हुआ 3 किरदारों से, जहां प्रयागराज से अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने साबरमती जेल में बैठे अतीक अहमद और बरेली जेल में बैठे अशरफ से बात की। इसके बाद अतीक ने उसे नए सिम और मोबाइल फोन मुहैया कराने को कहा, और साथ ही उसे उस अधिकारी का नाम भी बताया जो जेल में मोबाइल पहुंचाएगा। तो जो कॉन्ड्यूट थी, मैसेज परफॉर्मर, दोनों अलग अलग जेल में थे, एक साबरमती में और एक यहां बरेली जेल में। इन दोनों की बात और कनेक्शन शाइस्ता परवीन जो प्रयागराज में मौजूद थी, और बीच में कुछ अधिकारी भी हैं, उनको भी अकाउंटेबिलिटी देनी होगी, उनके खिलाफ भी एक्शन जरूरी है। अब कैसे पाकिस्तान से आए हथियार उन तक पहुंचेंगे। बातचीत के दौरान शाइस्ता ने अतीक को इस बात की जानकारी भी दी कि उमेश पाल की सुरक्षा में 2 गनमैन लगे हैं, जिसके बाद अतीक ने प्लान में थोड़ा बदलाव किया। इसके बाद इस ट्रायंगल में चौथे और प्रयागराज शूटआउट के मुख्य किरदार असद अहमद की एंट्री हुई। असद ने ही अतीक, शाइस्ता और अशरफ के निर्देश पर सभी शूटरों को तैयार भी किया, ऑर्गेनाइज कराया, और बैकअप भी था। देखिए 6+1 7 थे, लेकिन पीछे 6 और पड़े हुए थे कि कहीं किस तरफ भागता है तो हम बैकअप में रखेंगे। कुल मिलाकर 13 शूटर तैयार थे। और उसके बाद फिर 24 फरवरी को उमेश पाल मर्डर को लीड किया, और शूटरों को भागने का प्लान भी असद ने ही बनाया था कि इनका एस्केप रूट क्या होगा। पूरे हत्याकांड को साबरमती जेल में बैठे अतीक अहमद की कमांड पर अंजाम दिया गया। गड़बड़ कहां हो गई? गड़बड़ वहां हो गई कि अतीक के बेटे असद को उसकी कार से निकलना नहीं था, उसको उस क्रेटा में बैठकर ही सब कुछ कंट्रोल करना था, लेकिन वो जोश में आ गया, गाड़ी से बाहर निकल गया, जेब से पिस्तौल निकालते हुए हड़बड़ाया। सीसीटीवी में उसका चेहरा, सब कुछ कैद हो गया। एक नहीं 2-2, और फिर वो भागा भी उमेश पाल के पीछे। वही सब कुछ घूम कर आ गया कि देखिए ये कराया धराया, ये पूरा हत्याकांड अतीक अहमद और उसके बेटों का, उसकी गैंग का ही है। ये साक्ष्य सामने आ गया, कैप्चर हो गया कैमरा में। आगे बढ़ते हैं। यूपी पुलिस की रिमांड कॉपी से पता चला है कि अतीक और अशरफ पाकिस्तान से हथियार खरीदते थे। इन हथियारों को पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब में गिराया जाता था। फिर से वही ड्रोन, वही हथियार, वही गैंगस्टर, और फिर कनेक्शन। इन हथियारों को आरोपी कुछ लोगों से खरीदते थे। अब कहा जा रहा है कि पुलिस पूछताछ के लिए अतीक को पंजाब भी ले जा सकती है। यानी अतीक की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई।
अतीक गैंग का पाकिस्तान कनेक्शन। पाकिस्तान से मंगवाते थे हथियार, पाकिस्तान से आए हथियारों से शूट आउट। 24 फरवरी 2023 को जिन हथियारों से प्रयागराज शूटआउट को अंजाम दिया गया, उन्हें लेकर यूपी पुलिस ने बड़ा पर्दाफाश किया है। यूपी पुलिस के मुताबिक अतीक अहमद के तार पाकिस्तान से भी जुड़े थे और वो पंजाब के रास्ते वहां से हथियार मंगवाते थे। पुलिस के मुताबिक खुद अतीक अहमद ने पूछताछ में इस बात को माना और पाकिस्तान से हथियार मंगाए जाने की पूरी कहानी पुलिस के सामने उगल दी। अतीक अहमद के पाकिस्तान कनेक्शन का पूरा कच्चा चिट्ठा यूपी पुलिस ने अपनी रिमांड अर्जी में दर्ज किया, जिसके मुताबिक अतीक अहमद पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर आधुनिक हथियार मंगवाता था। इसके लिए वो पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों के संपर्क में था। पुलिस के मुताबिक अतीक ने पूछताछ में माना है कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से सीधे जुड़ा हुआ था। इतना ही नहीं, वो आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से भी सीधे जुड़ा हुआ था और भारत में अपराध को अंजाम देने के लिए हथियार मंगवाता था। पुलिस के मुताबिक ये हथियार ड्रोन के जरिए पंजाब लाए जाते थे और फिर अतीक अहमद के गुर्गे पैसे देकर उसे खरीद लेते थे। एक कंपनी के पाकिस्तान कनेक्शन पर भले ही पुलिस ने कोर्ट में पहली बार जानकारी दी हो, लेकिन न्यूज 18 इंडिया ने इसका पर्दाफाश पहले ही कर दिया था कि कैसे अतीक के समर्थन में पाकिस्तान से फोन कॉल आते थे और जांच अधिकारियों को धमकी दी जाती थी। इनके लोगों ने धमकियां दी, कुछ आते थे कि भाई क्यों इसमें कार्रवाई मत करो, कुछ ये कहते थे कि सांसद जी से उलझना ठीक नहीं है। कभी इनके गुमनाम फ़ोन पाकिस्तान से आते थे कि तुम जिंदा रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते हो, क्यों इस तरह के पीछे पड़े हो। कुछ हमदर्द बन के आते थे कि अरे सांसद जी से उलझने में कोई फ़ायदा नहीं है, ले दो, लो अपना खाना पूर्ति कर दो। पुलिस की रिमांड कॉपी के मुताबिक अतीक के पाकिस्तान कनेक्शन के बारे में उसके भाई अशरफ से भी पूछताछ की गई और उससे इस बात का पता लगाने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान से उन्होंने जो हथियार मंगाए थे वो वारदात के बाद कहां छिपाए गए, क्योंकि अतीक अहमद ने पूछताछ में ये बताया कि पाकिस्तान के हथियारों को वारदात के बाद गायब कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि अतीक ने माना कि शाइस्ता को शूटरों को हथियार मुहैया करवाने की जिम्मेदारी दी गई थी। ये भी बताया गया कि हथियार कहां से आएंगे, हत्याकांड के बाद हथियार कहां छुपाए जाएंगे और पैसों का इंतजाम कैसे होगा, ये भी जानकारी थी। लेकिन पुलिस ने जब इस बारे में अशरफ से सवाल पूछे तो उसने हथियारों की जानकारी होने से इनकार कर दिया, बल्कि उसने पूछताछ में इसका ठीकरा उल्टे अतीक अहमद पर ही फोड़ दिया। पुलिस की रिमांड कॉपी के मुताबिक अशरफ ने बताया कि जिन जगहों पर हथियार रखे जाते थे उसके बारे में सिर्फ अतीक को ही पता होता था। साथ ही ऐसी जगहों की रखवाली करने वाले आदमी की जानकारी भी अतीक को ही होती थी। कोर्ट में दाखिल अपने दस्तावेजों में ये कहा है कि अतीक ने कबूल किया है कि साबरमती जेल में ही उसने उमेश पाल हत्याकांड की पूरी योजना बनाई थी। इस योजना के बारे में अपनी पत्नी को समझाते हुए अतीक ने नए सिम लेने की बात कही थी। ये नया सिम अतीक, बरेली जेल में बंद अशरफ, तमाम शूटर्स और मददगारों को भी दिए गए थे। इसके अलावा अतीक ने अशरफ से बात करके ये तय किया था कि सभी फेस टाइम कॉल और व्हाट्सएप कॉल का ही इस्तेमाल करेंगे। इतना ही नहीं, कोर्ट में पुलिस ने दावा किया कि अतीक और अशरफ को आमने सामने बैठाकर पूछताछ के साथ ही प्रयागराज के अलावा कौशाम्बी, फतेहपुर, उन्नाव और पंजाब में बताई गई जगहों पर ले जाकर हथियारों की बरामदगी करना जरूरी है। कोर्ट में पुलिस ने इन्हीं दलीलों के आधार पर 14 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी। पुलिस ने कहा कि आरोपी चाहे तो इस दौरान उनके वकील को रहने की इजाजत होगी, लेकिन वकील 100 मीटर की दूरी से पुलिस की कार्रवाई को देख सकेंगे, लेकिन दखल नहीं देंगे। कोर्ट से मिली रिमांड के बाद पुलिस एक्शन में दिखी और पूरी रात धूमनगंज थाने में अतीक और अशरफ से लंबी पूछताछ की। में छिपे थे। इसका पता तब चला जब कुछ रोज पहले यूपी एसटीएफ ने झांसी से अतीक के 2 मददगारों को हिरासत में लेकर पूछताछ की और सूत्रों का दावा है कि असद के उन मददगारों ने पूछताछ के दौरान यह बताया था कि असद और गुलाम को अतीक के एक पुराने करीबी ने झांसी में पनाह दी थी। यह बात भी सामने आई कि अतीक के गुजरात से प्रयागराज लाए जाने के दौरान झांसी में उसके कई करीबी पुलिस काफिले के पीछे चल रहे थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्रयागराज में 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के बाद असद और गुलाम वहां से फरार हो गए थे। दोनों पहले प्रयागराज से कानपुर गए, जहां वो 2 दिनों तक छिपे रहे।
पुलिस का खतरा बढ़ने पर असद और गुलाम वहां से बस पकड़कर 27 फरवरी को दिल्ली आ गए थे। पुलिस सूत्रों का कहना है कि दिल्ली के संगम विहार में खालिद नाम के बदमाश के घर में दोनों 14 मार्च तक रुके रहे, जहां खालिद ने